अब हम कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक वितान का पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें सुनेंगे। डाइट उदयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है मनीषा तिवारी जी द्वारा और समीक्षा की है जगदीश चौबीसा जी ने। आओ पाठ सुनते हैं। आज हम आपको पाठ राजस्थान की रजत बूंदें के बारे में समझाएंगे। इस पाठ के लेखक अनुपम मिश्र ने राजस्थान के रेतीले स्थान जैसलमेर, बीकानेर, चूरू एवं बाड़मेर जिलों में मीठे पानी के लिए व्यक्ति किस प्रकार से खुदाई करके कुएं का निर्माण करते हैं, इसकी हम आपको विस्तार से जानकारी कराएंगे। बच्चों, कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग चेलवांजी यानी चेजारो कहलाते हैं। यह काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। एक बात का ध्यान रखें कि कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग। कुएं कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को समेटती है तथा कुएं में पानी न तो सतह पर बहता है और न भूजल है। बच्चों, अब हम चेलवांजी कुएं का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, इसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। कुएं का व्यास गहरा बहुत ही सकरा होता है। इतनी सकरी जगह में खोदने का कार्य कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता है। खुदाई कार्य बसोली से किया जाता है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का होता है। इस औजार से चेलवांजी कुएं की गहरी खुदाई करते हैं। इस मेहनती काम पर व गर्मी लगने पर ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे जाती है और गहराई में जमा गर्म हवा ऊपर लौटती है। ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं। इससे बचने के लिए वे सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोपी की तरह पहने हुए रहते हैं। जब थोड़ी खुदाई हो जाती है तब चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। ऊपर बाल्टी खींचते समय पूरी सावधानी रखी जाती है, परंतु बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप चेलवांजी का सिर बचाएगा। बच्चों, 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतरने वाले चेजारों द्वारा कुशलता और सावधानी से पूरी ऊंचाई नापते हैं। चिनाई कार्य का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। चिनाई में थोड़ी सी चूक चेजारों के प्राण ले सकती हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है। डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धंसे नहीं। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता है, तब कुएं को रस्सी से बांधा जाता है। बच्चों, कुएं को रस्सी से बांधने का कार्य भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ रस्से भी हाथ से बनाए जाते हैं। रस्सी हीप नामक घास के रेशों से बनाई जाती है। कुएं खोदने से पहले दिन से ही घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग घास से 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने का कार्य करते हैं। पहले दिन कुएं करीब 10 हाथ गहरी हो जाती है। उसके तल पर दीवार से सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। हीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक दूसरे के ऊपर बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ से मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई रस्से की कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छोटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते हैं। इस कुएं में एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं
और रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ कुएं की मिट्टी थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई करीब 4000 हाथ के आसपास बैठती है। बच्चों, रेगिस्तान में ऐसे स्थान जहाँ न तो ज्यादा पत्थर मिलता है और न ही खींप घास, वहां भी कुइयां जरूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती हैं। लट्ठे अरनी, केर, बावल या कुंवर के पेड़ों के मोटे तनों से बनाए जाते हैं। इनमें सबसे अच्छी लकड़ी अरनी की ही है, परंतु आग के पेड़ से भी काम लिया जा सकता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें रस्सी से बांधा जाता है। इस तरह की बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपनी भी कहते हैं। बच्चों, जब चेलवान जी नीचे खुदाई और चिनाई का काम करते हैं तो इनको मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की मिट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इसी क्षण नीचे पानी की धार लग जाती है। चेलवान जी ऊपर आ जाते हैं। बच्चों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुएं का निर्माण कार्य किस तरह से होता है। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर होता है। वैसे चेलवान जी का पहले दिन से ही विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, परंतु काम पूरा होने पर विशेष भोज का आयोजन होता था। विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। इनका संबंध आगे तक रहता था। उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों, विवाह आदि मंगल अवसर पर नेक भेंट दी जाती रही है और फसल आने पर उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। परंतु अब सिर्फ मजदूरी देकर काम करवाने का रिवाज आ गया है। बच्चों, मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, परंतु कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे स्थान पर बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं। बच्चों, पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। इन बड़े क्षेत्रों में वर्षा का जल भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरफ फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, परंतु पानी गिरने पर रेत के कण थोड़े भारी हो जाते हैं, पर अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दीवारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। इसमें नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। ऐसे स्थान पर बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बादल बदल जाते हैं। यहाँ कुई बन जाए तो उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि ने खूब किया। बच्चों, इस समाज ने एक शास्त्र विकसित किया। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। बच्चों, अब हम समाज के लिए उपलब्ध पानी के लिए 3 रूपों को समझेंगे। पहला रूप है पालर पानी, दूसरा रूप पाताल पानी, तीसरा रूप रेजानी पानी कहलाता है। पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। दूसरा पाताल पानी, यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। तीसरा रूप रेजानी पानी, धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं मिल पाया पानी रेजानी है। बच्चों, वर्षा की मात्रा नापने में रेजा शब्द का उपयोग होता है।
रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। जैसे मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पताल पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताल पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। बच्चों, कोई निर्माण कार्य किस प्रकार से होता है यह आपको भली प्रकार समझ में आ गया होगा। बच्चों, कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमी नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती है। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी तथा छोटी चड़स का उपयोग भी किया जाता है। कुएं का व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा तथा बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। तीसरा कारण है छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर भिन्न भिन्न प्रकार के ढक्कन ढके मिलेंगे, जैसे लकड़ी के ढक्कन, घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कन। यदि कुएं सड़कों पर बनी है तो अमृत जैसे मीठे पानी की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे ताले भी लगाने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी गिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। बने तो पानी खींचने के लिए उसके ऊपर गिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। इन्हें घरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, परंतु ये गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काट कर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओढ़ाक कहते हैं। ओढ़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम होता है। ओढ़ाक और चरखी को यहाँ वहां बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती हैं। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है। पानी खींचने में तो इसे सुविधा रहती है। बच्चों, कुएं में से पानी किस प्रकार से निकाला जाता है समझ में आ गया होगा। अब हम कुएं किस स्थान पर बनते हैं इसकी जानकारी देंगे। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े सारे मैदान में 30-40 कुएं भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुएं। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक कुएं भी होती हैं। हर परिवार की अपनी कुएं होती है। उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुएं से पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय हो जाती है। यदि अब उस क्षेत्र में बनने वाली नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए कुएं निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुएं के लिए स्वीकृति देता है। इसलिए निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़ी विचित्र ढंग से मिट जाती है। बच्चों, कुएं में दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी एकत्रित होता है। इसलिए पूरा गांव प्राय गोधूली वेला में कुइयों पर आता है। वहां गांव में तब मेला सा लग जाता है। गांव में सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती गिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों रंभाने की आवाज में समा जाती है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करेगी। बच्चों, ये कुइयां भी पूरे राजस्थान में नहीं पाई जाती हैं। यह तो केवल रेत के नीचे जहां खड़िया पट्टी पाई जाती है उन स्थानों पर कुइयों का निर्माण होता है। राजस्थान में चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी पाई जाती है। इसी कारण वहां गांव-गांव में
कुइयां ही कुइयां हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की डाणी में तो 120 कुइयां थी। लोग इस क्षेत्र को 6 बीसी यानी 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव इन पार के कारण ही आबाद ही हैं। बच्चों, खड़िया पट्टी को के नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कहीं ये चारोली है तो कहीं धादड़ो, धड़धड़ो तथा कहीं पर ये बिट्टूरो बलियों के नाम से भी जानी जाती हैं। कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और मरुभूमि में इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती हैं कुई। बच्चों, हमने आपको आज मरुभूमि में कुई का निर्माण, पानी के रूप तथा रेगिस्तान में खारे पानी में मीठे पानी प्राप्त करना, इन सब के बारे में बड़े विस्तार से समझाया। लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों, जो जानकारी हमने आपको दी उससे आपको पाठ राजस्थान की रजत बूंदे से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे थे उनके उत्तर भी आपको मिल गए होंगे। बच्चों, यह जानकारी आपके अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी रहे। धन्यवाद। आज हमने जाना चेलवांजी कुई का निर्माण कैसे करते हैं। क्या आपने कभी किसी को ये करते देखा है? आपने आज के पाठ में सुना कि ये काम कितना कठिन है और चेजारे अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम करते हैं। पहले और अब चेजारों के सम्मान में क्या बदलाव आया है और क्यों आया है? इसे बदलने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं? क्या आप इस पाठ को वर्तमान परिस्थिति से जोड़कर देख सकते हैं? और राजस्थान में कुई कहां देख सकते हैं हम? और पानी को किन 3 रूपों में बांटा गया है? पाठ को फिर से पढ़ना और इन सवालों का उत्तर खोजना।